नमस्कार। अभय न्यूज़ के आज के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर का मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इस मंदिर की महिमा पूरे देश में मानी जाती है। अफसोस कुछ लोग इस पावन मंदिर को भी अपनी कमाई का अड्डा बना बैठे हैं। आज हम महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जो शायद आपके दिलों को ठेस पहुंचाए। कुछ वक्त पहले एक हर्बल चाय वाली कंपनी ने महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय पिलाने का जोर शोर से ढिंढोरा पीटा। प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस हर्बल चाय कंपनी की पहल का दिल खोल कर स्वागत किया। कंपनी तो आखिर कंपनी ठहरी। कारपोरेट कभी अपने मतलब के बिना कोई काम करते हैं क्या? कंपनी में बैठे कुछ शातिर लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से जबरन जोड़ दिए गए कुछ लोगों की मदद से यहाँ बाकायदा अपनी अवैध दुकान खोल डाली है। बात सिर्फ हर्बल चाय के प्रचार तक सीमित रहती तो ठीक रहता। इस कंपनी ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की आड़ लेकर बाकायदा अपना अवैध कारोबार शुरू कर दिया है। अमूमन हमारे उज्जैन की सड़क पर यदि कोई गरीब अपनी छोटी सी गुमटी लगाकर कोई कारोबार शुरू करे तो नगर निगम, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उसका जीना मुहाल कर देंगे। उसकी गुमटी बार बार जब्त होगी और शायद उसका सामान सड़कों पर भी फेंक दिया जाएगा। महाकाल मंदिर में बात बड़ी सेटिंग की, बड़ी कंपनी की है, लिहाजा अवैध रूप से शासकीय ज़मीन पर कब्जा कर सेवा की आड़ लेकर हर्बल चाय बेचने वालों को न नगर निगम की परमिशन की ज़रूरत है, न ही श्रम विभाग से। कल को कोई जूता पॉलिश करने वाली कंपनी यहाँ आएगी, श्रद्धालुओं के जूते मुफ्त में पॉलिश करने का प्रलोभन देगी और इसके बाद पॉलिश बेचने का काउंटर खोलकर बैठ जाएगी। कोई झाड़ू बेचने वाली कंपनी आएगी, मंदिर के मुफ्त सफाई का प्रलोभन देगी और मंदिर के गेट पर झाड़ू बेचने की दुकान सजा कर बैठ जाएगी। हमने कुछ दिनों पहले के बुलेटिन में अपने दर्शकों को बताया था, महाकालेश्वर मंदिर को मंदिर समिति से ही जुड़े कुछ लोग कारपोरेट कंपनी बनाने पर तुले हुए हैं। यह उसी का एक उदाहरण है। अरे भाई, मंदिर को मंदिर ही बना रहने दो। सेवा की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए लोगों को यहाँ से दूर ही रहने दो। कोरोना वायरस का संक्रमण, कुछ लोग कह रहे हैं कि उज्जैन में इसका पीक आ चुका है। कुछ डर भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों का आंकड़ा 2000 को पार कर 2010 पर पहुंच गया है। पहले 1000 मरीज सामने आने में 120 दिन लगे, जबकि बाद के 1000 मरीज सामने आने में केवल 48 दिन। कोरोना संक्रमण की रफ्तार की हकीकत क्या है, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। खबर जानने से पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोरोना से भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे सावधान ज़रूर रहना होगा। हमारे शहर उज्जैन में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसका हुआ बना दिया जाए। आप पिछले 7 दिन के ही आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। 1 से 7 सितंबर के बीच हमारे पूरे ज़िले में कुल 4570 ऐसे मरीज़ों के सैंपल लिए गए हैं जिनमें कोरोना संक्रमण होने की आशंका थी। इन 4500 सैंपल की जांच में से केवल 221 सैंपल ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यानी शेष 4349 लोग केवल साधारण सर्दी, जुकाम या बुखार के मरीज़ थे, जो शायद अब तक ठीक भी हो चुके होंगे। आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाले लोग शायद इन मरीजों की डर से ही जान निकाल देते। भला हो स्वास्थ्य विभाग के अमले का, जो इनके सैंपल हो गए और इन सभी की शंकाओं का समाधान भी हो गया। 4570 मरीजों में से 221 के सैंपल कोविड पॉजिटिव निकलने का मतलब है हर 100 संदिग्ध में से केवल 4.8% मरीज ही ऐसे थे जिनमें कोरोना का वायरस पाया गया। 1 सितंबर को हमारे ज़िले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 272 थी। 7 सितंबर को एक्टिव केस की संख्या 334 हो गई है, यानी 7 दिन में 62 एक्टिव केस बढ़े हैं। इसे दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक्टिव केस कुछ हद तक बढ़ने पर जिले के प्रशासन ने इंतज़ाम भी किए हैं। सोमवार शाम ही कलेक्टर आशीष सिंह ने एक निर्देश जारी कर शहर के 14 प्रमुख अस्पतालों को भी अपने यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाकर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने को कहा है। इन अस्पतालों में बने आइसोलेशन वार्ड में 70 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो सकता है। इतना ज़रूर है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले कोरोना मरीजों को इलाज का खर्च खुद वहन करना होगा। पिछले 7 दिनों में हमारे ज़िले के
सरकारी या सरकार से संबद्ध अस्पतालों में 152 कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मंगलवार दोपहर एक खबर आई है कि उज्जैन में रेलवे में पदस्थ एक 50 वर्षीय अधिकारी की इंदौर के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। पिछले 8 दिनों में कोरोना संक्रमण से यह तीसरी मौत है, जबकि प्रशासन के आंकड़ों में सिर्फ एक ही मौत का इजाफा हुआ है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी माधव आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज को जल्द ही अंकपाच क्षेत्र में बने नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अंकपाच क्षेत्र में राम जनार्दन मंदिर के नज़दीक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराया गया नया भवन दरअसल कालिदास गर्ल्स कॉलेज के लिए बनाया गया था, लेकिन फिलहाल इस कॉलेज के आसपास किसी तरह की बस्ती नहीं है, सुनसान इलाका है। लिहाजा यहाँ गर्ल्स कॉलेज संचालित करने के बजाय माधव कॉलेज को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। कालिदास गर्ल्स कॉलेज का संचालन माधव कॉलेज के पुराने भवन में होगा। उच्च शिक्षा विभाग के इस निर्णय से कुछ लोग खासे नाराज भी हैं। मंगलवार दोपहर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष आज़ाद यादव के अलावा युवक कांग्रेस NSUI के लोग भी विरोध करने माधव कॉलेज पहुँच गए। माधव कॉलेज का सामान ट्रैक्टर में शिफ्ट किया जा रहा था, जिसे कांग्रेसियों ने रोकने की कोशिश भी की। NSUI के कुछ छात्रों ने तो ट्राली में लदा कॉलेज का सामान वापस उतार कर भी रख दिया, ट्रैक्टर चलाकर कॉलेज गेट के बाहर खड़ा कर दिया। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी के कारण यहां राजनीतिक विरोध का सिर्फ ड्रामा हुआ, असली विरोध नदारद रहा। नागजरी क्षेत्र के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाले एक युवक का मोबाइल फ़ोन झपट्टा मारकर लूट ले जाने वाले 2 अपराधियों को नागजरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश को इलाके में रहने वाले लोगों ने ही पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। न्यू इंदिरा नगर में रहने वाला युवक राजवीर अपने घर के बाहर खड़ा होकर मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। स्कूटी पर सवार 2 युवक उसके पास से गुजरे और इनमें से एक ने झपट्टा मारकर राजवीर के हाथ से उसका 12,000 रुपये कीमत का मोबाइल फ़ोन लूट लिया। राजवीर ने अपने कुछ साथियों के साथ इन बदमाशों का गंगेड़ी गांव तक पीछा किया। यहाँ गड्ढों के कारण दोनों स्कूटी से नीचे गिर गए। लूट करने वाले एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया, जबकि उसका एक साथी भाग निकला। दबोचे गए आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उसका नाम गौतम पिता राजेंद्र शर्मा निवासी हरिनगर अंकपात रोड है। गौतम से पूछताछ के बाद नागजरी पुलिस ने मोबाइल फ़ोन लूट के मामले में उसके साथी जियान पिता अहमद शाह निवासी निकास चौराहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। होमगार्ड में उज्जैन जिला सेनानी के पद पर भोपाल से संतोष जाट को पदस्थ कर दिया गया है। श्री जाट ने उज्जैन में ज्वाइन भी कर लिया है। उज्जैन पदस्थापना से पहले संतोष जाट जिला सेनानी व SDRF भोपाल के पद पर पदस्थ थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों शहर में बाढ़ की स्थिति में होमगार्ड के जिला सेनानी युवराज सिंह चौहान घर पर शराब के नशे में धुत पाए गए थे, जबकि उस वक्त उन्हें राहत और बचाव कार्यों में संलग्न होना चाहिए था। संभागायुक्त आनंद शर्मा ने युवराज सिंह चौहान को इस लापरवाही पर निलंबित कर दिया था। निलंबित युवराज सिंह चौहान को भोपाल मुख्यालय में अटैच किया गया है। उनके स्थान पर ही भोपाल से संतोष जाट को उज्जैन जिले में पदस्थ किया गया है। महिदपुर पुलिस ने 15,000 रुपये और 5,000 रुपये इनामी राशि वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 15,000 रुपये का इनामी अपराधी बबलू उर्फ इमरान पिता मकसूद मिस्त्री हत्या के एक मामले में पिछले साल से ही फरार चल रहा था। इसके अलावा एक अन्य गंभीर प्रकरण में गिरफ्तार 5,000 रुपये के इनामी बदमाश मुमताज़ उर्फ गंपू पिता शेर अली को भी पुलिस ने गिरफ्त में लेकर रासुका की कार्रवाई की है। हम्मालवाड़ी इलाके में रविवार सोमवार की दरमियानी रात कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप की गैंगवार में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हम्मालवाड़ी इलाके के ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल हत्यारों की विधिवत गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दुर्लभ कश्यप ने जिस शहनवाज पर देसी कट्टे से फायर किया था, उसकी हालत में अब बहुत हद तक सुधार है। शहनवाज का इंदौर के एक अस्पताल में मंगलवार को ऑपरेशन हुआ। जीवाजीगंज पुलिस ने इस गैंगवार में दोनों ही पक्षों के 9 लोगों को आरोपी बनाया है। दुर्लभ कश्यप बहुत कम उम्र में ही नादान दोस्ती के कारण बदमाशी की लाइन में उतरा और शौकिया रंगबाजी उसकी जान की दुश्मन बन गई। मंगलवार को उसके पिता और कांग्रेस नेता मनोज कश्यप ने भारी मन से फेसबुक पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट को आपको हमको सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपने जवान बेटे दुर्लभ की एक तस्वीर के साथ मनोज कश्यप ने लिखा है, एक दोस्त भी मिट्टी उठाने नहीं आया, लाश पर चिपक कर रोने वाले सभी नाटकबाज गायब थे। ये आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उनकी अक्ल से पर्दा उठ सके।
जाहिर है दुर्लभ के पिता की यह पोस्ट उनके दिल का दर्द बयां कर रही है। उम्र के नाजुक मोड़ पर दोस्ती अच्छे भले इंसान को अपराधी बना सकती है। दोस्ती भी सोच समझकर ही करना चाहिए। दुर्लभ के साथ ही यही तो हुआ है। एक बिजनेसमैन पिता और एक शिक्षिका मां की संतान दुर्लभ कश्यप सड़ी दोस्ती के चक्कर में ही अपराधी बन बैठा था और यही दोस्ती उसके पतन का कारण बन गई। मक्सी रोड पर ताजपुर फंटे के पास फिर से एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। एक सप्ताह में इसी एक जगह पर यह दूसरी मौत है। बाइक सवार दिनेश गहलोत निवासी गुलाना जिला शाजापुर तेज रफ्तार के कारण डंपर की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गया है। क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के बाहर एक बार फिर से अभिभावकों ने आंदोलन किया है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक नो स्कूल नो फीस की मांग पर अड़े हैं। वंचावन कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में बीती रात कुछ चोर घुस गए। मकान का चौकीदार जागा तो चोरों ने उसे चाकू उड़ा दिया। हालांकि चोर यहां से कुछ भी सामान ले जाने में सफल नहीं हो सके। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक के दौरान एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग विश्वविद्यालय में शुल्क अदायगी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। भाजपा के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी कोरोना संक्रमण से अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। जोशी इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अगले कुछ दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने के बाद वे फिर से फील्ड में नजर आएंगे। संभागायुक्त आनंद शर्मा और कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को माधवनगर अस्पताल में बने नए आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की माने तो जल्द ही इस वार्ड में कोरोना के गंभीर मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। राजस्व कॉलोनी में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए 99 करोड़ रुपए की लागत से 252 शासकीय आवास बनाए जाने की योजना है। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति के समक्ष रखा जाएगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल दोबारा मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।